तो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत छोटा सा पार्ट मैंने पहले कवर किया था। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि जिन भी स्कूल्स में पुरानी बुक चल रही हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है। एमसीक्यूज वगैरह मैंने इसमें कुछ नहीं डाले हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सिंपली और सिंपली इसके बाद में मैं टॉप 20 एमसीक्यूज की सीरीज़ लेके आऊँगा और क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगा। तो उसमें आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो कोर्स है ना, मिशन स्टार्टअप 100 बैच, मेरा उसमें जिम्मेदारी है कि मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ। तो अब तक आपने देखा था कि किस तरीके से जो सम्राट था, जो लुई 16 था, ही ऑर्डर टू द ट्रूप्स, एंड लोगों को लगा कि राजा जी तो हमारे ऊपर ही गोली चलवा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, सिंपली जाके बैस्टाइल के किले में दंगा फसाद कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी शुरू हुई। अब आपको एक और चीज़ समझना पड़ेगा कि जब आप इसमें आगे बढ़ोगे, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, तो किसी भी रेवोल्यूशन को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द सोसाइटी, कि सोसाइटी उस तरीके से कैसी थी। तो मैंने आपको कल एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बताया था कि आपको सोसाइटल इशू पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको रीड करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो सोसाइटी है उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे काम हो रहा था। देखो जब आप किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करोगे या भेदभाव करोगे तो सोसाइटल तौर पे हो सकता है, जैसे कास्ट सिस्टम। आप इकोनॉमिक तौर पे भी किसी से डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो कि मैं ऐसी पॉलिसी बना दूं कि मेल को सेम काम के लिए फीमेल से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये क्या हुआ, ये इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो जब सोसाइटी में इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होंगे तो सिंपली और सिंपली क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा। तो वी आर गोइंग फर्दर विद दैट। तो अब जैसे जो फ्रेंच सोसाइटी थी, इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है। देखो 1715 में जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ 30 लाख के आसपास थी। और 1789 जिस साल फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, दिस इज़ द 28 मिलियन। तो राइट नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि सीधे सीधे 5 मिलियन का इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज डिमांड ऑफ द फूड, बिकॉज देखो जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना तो उस पॉपुलेशन की कोई डिमांड भी होगी। दे वॉन्ट अ फूड, दे वॉन्ट क्लॉथ, दे वॉन्ट सम काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये बहुत अच्छी वेब सीरीज थी। फ्रांस के लोगों ने नहीं पढ़ा था कि 2 बच्ची मीठे खीर, उससे ज़्यादा, है ना, पंचायत। बहुत अच्छी वेब सीरीज थी, अगर आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। मीम्स लगाने का मैटर ये होता है कि मैं स्लाइड को थोड़ा बहुत अच्छा बना सकूं, है ना। अगर किसी ने ये पढ़ा हो तो डेफिनेटली उसको थोड़ी बहुत हंसी आ जाएगी, क्योंकि पढ़ाई में आपको चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है। तो आप मीम से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। तो मोर पीपल प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, देखो जब आप क्लास 10th में जाओगे तो आप रिसोर्सेज के बारे में रीड करोगे। आपने क्लास 8th में भी रिसोर्सेज के बारे में रीड किया होगा। तो ज़्यादा जो जनसंख्या होती है ना वो रिसोर्सेज पे क्या डालती है, प्रेशर डालती है। अब आप अगर पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो तो आपको फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो तो आपको क्लॉथ का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, आपको खाने का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन से दिक्कत नहीं है। एलॉन मस्क भी आज यही बात बोलते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन चाहिए, क्योंकि उस स्पेस पे अब हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारे पास में इतनी टेक्निक है। बट फ्रांस में क्या होगा, जब वो पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी तो उस स्पेस से ना तो लोगों की सैलरी बढ़ेगी ना ही फूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, फूड क्राइसिस हो गया। देखो यहाँ पे ना क्या हो रहा है, ब्रेड राइट्स हो रहे हैं। ब्रेड राइट्स में क्या होता था, फ्रांस के लोग सीधे जाके ब्रेड को लूट लिया करते थे। सोचो ह्यूमन डिग्निटी, एक आदमी का आत्मसम्मान क्या होता है कि उसको इज्जत से खाना मिल सके। ड्यूरिंग दिस रिजीम, ड्यूरिंग बर्बन डायनेस्टी, ड्यूरिंग लुई 16, लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा था। बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था ना बेटा, वो उस पेस से बढ़ नहीं पाया जिस पेस से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो आपको फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो फिर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेंगी। देखो जो लोग बाग है ना, उनकी कुछ बेसिक नेसेसिटी होती है। पहले एक मूवी थी, रोटी कपड़ा और मकान। ये 3 चीज़ें अगर आप पूरी नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली लोग बाग आपको हटा के फेंक देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी कि जो ब्रेड थे ना वो स्टेपल फूड था। स्टेपल फूड का प्राइस क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। देखो प्रॉब्लम क्या है, जैसे एक मार्केट में केवल 1 kg ऑफ बीट है, तो जो सबसे ज़्यादा रेट देगा वो इस 1 kg ऑफ बीट को ले जाएगा। तो आपको ये चीज़ तो समझनी पड़ेगी कि अगर मार्केट में डिमांड कम होगी, सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो दिक्कत तो आने वाली है। तो सिंपली और सिंपली फ्रांस में खाने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो जो जनता के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जो फ्रांस के लोग हैं उनको खाना नहीं मिल पा रहा था। लुई 16 को
इस पे काम करना था। वर्षों उसने क्या किया, वर्सेलियस में महल बनवा लिया, अमेरिका में जाकर इंटरफेयर करने लगा। तो ये है पुअर सफ़र द मोस्ट। देखो किसी भी सोसाइटी में जब कोई क्राइसिस आएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करने वाले हैं, पुअर लोग करने वाले हैं। तो जो फूड प्राइस लगातार बढ़ रहा था उससे लोगों की हार्डशिप काफ़ी बढ़ी। देखिए इनकम इनइक्वालिटी होने लगी। देखो अगर सोसाइटी में फूड प्राइस बढ़ रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्या है, अगर आप लोगों की बेजेस बढ़ाओगे तो वो सीधे सीधे उससे कोप अप कर सकते हैं। पहले कोई भी चीज़ 1 रुपीज़ की मिलती थी, राइट नाउ द रेट इज़ 2 रुपीज़। बट कोई पर्सन था पहले 100 कमाता था, राइट नाउ ही इज अर्निंग 200। तो जिस पेस से यहाँ पे फूड का प्राइस बढ़ रहा है उसी पेस से इसकी इनकम भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर एक ऐसी कंडीशन बने कि लोग पहले यहाँ पे 100 कमा रहे थे, यहाँ पे 101 कमा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फिर एक तरीके का रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लोग बाग बोलेंगे कि हम चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं ना, इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तो फ्रेंच सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, क्योंकि जो बेजेस थी वो नहीं बढ़ पाई। जो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप था वो क्या हो रहा था, लगातार वाइडन हो रहा था। अब मैं अगर बात करूं लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है, ये पूरी की पूरी स्लाइड का जिस्ट होता है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज द टेंशन, है ना। जैसे अभी नेपाल में पूरा का पूरा तख्ता पलट हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि जो वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस थे उनके बच्चे काफ़ी शो ऑफ कर रहे थे चीज़ों को, तो जो जनता को पसंद नहीं आ रहा था तो उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को हटा दिया। देखो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको सिंपली और सिंपली केवल इतिहास के बारे में पढ़ने को मिलेगा। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जहाँ पे आप लगातार प्रेजेंट सिनेरियो से भी पास्ट सिनेरियो को जोड़ सकते हो कि कहीं हम तो ऐसी गलती नहीं कर रहे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि एक तो फूड प्राइस बढ़ रहा है, दूसरा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बिकॉज जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रही। तो ये मल्टीपल फेलियर्स था जो लुई 16 कर रहा था। इसी टाइम पे एक और दिक्कत आती है, राइज ऑफ द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कौन है, वो हम लोग हैं जो ना तो पूरे तरीके से अमीर बन पाए ना पूरी तरीके से गरीब बन पाए। दे आर अ मिडिल ब्रैकेट। अब इनमें आपको देखने को मिलेगा मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स, ऑफिसर्स, अर्न वेल्थ थ्रू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ऐसे ऐसे लोग थे जो क्या कर रहे थे, ट्रेड और इंडस्ट्री से काफ़ी पैसा कमा रहे थे। लेट मी वेरी क्लियर, देखो इस टाइम पे एक ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, दैट्स कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, जो किसान थे वो खेतों को छोड़ के शहर में आए। अब इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए आपको वर्कर्स तो चाहिए थे, बट मैकेनिक भी चाहिए थे, इंजीनियर्स भी चाहिए थे। उन कंपनियों के अकाउंट को रखने के लिए, अकाउंट कीपिंग के लिए, बुक कीपिंग के लिए आपको अकाउंटेंट्स भी चाहिए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए थे। अगर कोई भी कंपनी का केस होता है उस केस को डील करने के लिए लॉयर भी चाहिए थे। तो इस मिडिल क्लास के पूरे जन्म में या पूरे के पूरे इस्टेब्लिशमेंट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्लेड अ की रोल। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, जो मिडिल क्लास है ना बेटा, ये कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। दे ऑलवेज बिलीव इन पीस, बट दे आर वर्किंग एज अ ब्रेन। ये सोसाइटी का क्या है, दिमाग है। ये पूरे सोसाइटी में क्या सप्लाई करेगा, ब्रेन सप्लाई करेगा। आज की डेट में जितने भी सिविल सर्वेंट जाते हैं वो इसी क्लास से जाते हैं, है ना। जितने भी आर्मी में बच्चे जाते हैं वो भी इसी क्लास से जाते हैं। जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो सब इसी क्लास से जाते हैं। तो ये एक तरीके से सोसाइटी में एक ब्लड का काम करेंगे, ये पूरे के पूरे आइडियाज़ का काम करेंगे। तो इस टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मिडिल क्लास का उदय हुआ। लगातार चीज़ों को कनेक्ट करना, फूड प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, ब्रेड राइट्स हो रहे हैं, सैलरी बढ़ नहीं पा रही है, और वहाँ पे मिडिल क्लास का भी उदय हो गया। अब आप देखो पूरी की पूरी रेवोल्यूशन तैयार हो चुकी है। जो थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट के लास्ट के दो वो याद करो आप लोग, लास्ट के जो लेवल थे ये दोनों पीजेंट और आर्टिसंस, इनके सामने बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि इनको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा। ये लोग रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ये इसमें दिमाग का काम करेंगे, तो यहाँ से पूरी की पूरी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो जैसे कि आपको पता पड़ा कि मिडिल क्लास का जब उदय हुआ उसके बाद में कुछ और महान लोग आ जाएंगे। जैसे उन्होंने क्या बोला कि सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए। अभी तक क्या था, राजा का बेटा राजा था, अगर आपको राजा बनना है तो राजा का बेटा बनो। अब वो तो किसी के हाथ में है नहीं भैया। तो उसका तरीका क्या था, उसका तरीका ये था कि बहुत सारे थिंकर हुए, जैसे जॉन लॉक हुए, रूशो हुए, मॉन्टेस्क्यू हुए, इन्होंने मल्टीपल्स बुक लिखी और इन बुक्स के थ्रू वो उन्होंने एक सोसाइटी का खाका खींचा।
ये वो लोग हैं, थिंकर्स वो लोग हैं जो रोड पे आपको तलवार लेके दिखाई नहीं देंगे। दे आर अ पीपल, वो आपको कभी रेवोल्यूशन करते हुए दिखाई नहीं देंगे, बट रेवोल्यूशन का जो ब्रेन है वो इन लोगों से आएगा। देखो इनकी जो हेयर स्टाइल है काफ़ी ना, वो तेरे नाम के सलमान खान से मैच होती है, बट इनका काम राधे भैया वाला नहीं है। इनका काम है सोसाइटी में नए नए आइडिया देना। दैट्स वाई आई ऑलवेज से दैट कि बच्चों को फिलॉसफी पढ़ना चाहिए। फिलॉसफी आपको जीवन जीने का नया तरीका देगा। बायोलॉजी के लिए डेथ क्या है, बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, उसके बाद में फिलॉसफी का काम शुरू होगा। पढ़ो, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, आग में घी का काम किया। लोग बोले कि भाई साहब ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, अगर सोसाइटी में इक्वलिटी होगी तो राजा का बेटा राजा क्यों बनेगा, हम भी तो राजा बन सकते हैं। फ्रीडम होगी तो हमको भी तो अच्छी लाइफ चाहिए, मेरिट बेस्ड सोसाइटी चाहिए। और मुझे एसपी बनना तो मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल के आईपीएस बन सकता हूँ। तो इस तरीके से पूरी की पूरी सोसाइटी में चेंज आने लगा। फूड प्राइस बढ़े, वेजेस नहीं बढ़ी, मिडिल क्लास आया और साथ साथ फिलॉसफर आए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। तभी क्या हुआ, प्रिंट कल्चर की वजह से बुक्स, न्यूज़पेपर और सैलून और कॉफ़ी में लोग वाग बैठ के लगातार बात कर रहे हैं कि भाई साहब सोसाइटी किस तरीके की होनी चाहिए। आज की डेट में तो कॉफ़ी पे भी चर्चा नहीं होती। मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में एक वो होता है ना, फ्रूटफुल डिस्कशन की बहुत कमी है। देखो, जो एक एवरेज पर्सन होता है ना, बिलो एवरेज, वो लोगों की बात करेगा। कभी भी उस जगह पे मत रुकना जहाँ पे किसी आदमी की बुराई हो रही है। एवरेज पर्सन इवेंट्स की बात करेगा, अरे मेरे मामा की शादी थी, वहाँ इतने लोग थे, ये नेताजी आए थे, इतने पैसा हमने लगा दिया, इवेंट्स की। द ग्रेट पीपल्स ऑलवेज टॉक अबाउट आइडियाज़। आपको एक ऐसा ग्रुप बनाना है जहाँ पे आइडियाज़ की बात हो। उस टाइम पे लोग बुक रीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं, सलून और कॉफ़ियों में बैठ के चर्चा हो रही है कि साहब राजा तो गलत कर रहा है। और किंग प्लान मोर टैक्स। जैसे ही राजा ने बोला कि हम सब पे लगाएंगे दुगना का लगान, तो सब के सब बोले आ जाओ राजा जी मैदानी जंग में, क्योंकि सारे के सारे लोग क्या थे, काफ़ी परेशान थे। तो उन्होंने क्या किया, सिंपली अवेयरनेस आई, प्लस एंगर आया और बिगनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ से रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाएगी। अगर मैं आपको एक सिंपल जिस्ट बताऊँ, फूड प्राइस बढ़ा, वेजेस नहीं बढ़ा पाए, मिडिल क्लास आया और साथ में आए फिलॉसफर। इन चार लोगों ने पूरे के पूरे रेवोल्यूशन को सामने ला के खड़ा कर दिया। तो दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर सर्वाइव। या आपको क्या देखने को मिलेगा, हंगर देखने को मिलेगा, इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी और न्यू आइडिया देखने को मिलेंगे, और साथ में देखने को मिलेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। हर स्लाइड के एंड में, हर टॉपिक के एंड में आपको एक ऐसी स्लाइड देखने को मिलेगी जो सारी स्लाइड्स का क्या बताएगी, आपको जिस्ट बताएगी। तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। आउटब्रेक का मतलब क्या होता है, शुरू कैसे हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ। तो आउटब्रेक की बात होगी, नीड टू इंक्रीज टैक्स। याद करो पिछला लेक्चर जब मैंने आपसे बोला था कि राजा जी को टैक्स बढ़ाना था और टैक्स बढ़ाने की पावर राजा के हाथ में नहीं थी। अब राजा क्या करता, पैसा तो चाहिए, क्योंकि राजा दिन भर गाना गा रहा था, मैं पैसा पैसा करता हूँ, पैसे पे ही मरता हूँ। अब टैक्स बुलाने के लिए लुई 16 चलाएगा दिमाग, क्योंकि फ्रांस बहुत गंदे फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुका था। दैट्स वाई अगर इसने थोड़ा बहुत अंकुर वारिको की वीडियो देखी होती, म्यूचुअल फंड में पैसा डाला होता, तो शायद ये बच जाता। तो लुई 16 क्या वो चाहता था कि न्यू टैक्स लगा दो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे भी है, मालिक एक काम करो, सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट पे टैक्स लगा दो, बहुत पैसा है। पर बोले पागल हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, मेरी सरकार गिर जाएगी। तो इसने क्या किया, इसको टैक्स लगाने के लिए स्टेट जनरल की परमिशन चाहिए थी। व्हाट इज द स्टेट जनरल? स्टेट जनरल एक तरीके की पार्लियामेंट है। अब इसको बनाया तो गया था कि चलो फ्रांस में एक डेमोक्रेसी आएगी, राम राज्य प्रजा सुखी होगी, पर बेटा लास्ट 150 ईयर से स्टेट जनरल की एक भी मीटिंग नहीं हुई। देखो इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। स्टेट जनरल बना तो दी, बट पावर बिल्कुल नहीं दी। अगर किंग को टैक्सेशन में पावर थी तो वो टैक्स में बढ़ाने की जो पावर थी वो स्टेट जनरल के थ्रू थी। तो लुई 16 पूरे मोहल्ले में हल्ला कर देंगे, जाओ भाई एकदम स्टेट जनरल की मीटिंग लुई बुलाने वाला है। तो स्टेट जनरल दिखने में कैसी थी, इस तरीके की थी। जो यहाँ पे आप रो देख रहे हो ना, ये फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट की रो है, और पीछे ये आपको थर्ड स्टेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तीनों स्टेट्स के मेंबर आने वाले थे। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, कुछ ऐसे ही इसका वो था, क्योंकि थर्ड स्टेट को पीछे खड़ा होना पड़ता था। ठीक है, तो दिस इज द स्टेट जनरल। देखो हर चीज़ कितनी शानदार बनाई है इन लोगों ने। सब जनता का पैसा है, जनता सब ले लेगी। तो स्टेट जनरल का जो स्ट्रक्चर था उसमें 3 स्टेट थे। क्लर्जी वर्ग यानी पूरे के पूरे जो पादरी होते थे वो यहाँ पे आए। जब पादरी आए तो अब आप खुद देखो कि
हम तो छोटी छोटी बातों पे अपने रिलीजन पे क्वेश्चन उठा देते हैं, यार यार हमारे रिलीजन में ये हुआ। यहाँ तो पादरी भी ऐसा पूरे पूरे पॉलिटिक्स में इंडल्ज हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे रिलीजन किसी पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं है कभी भी। ये चीज़ मुझे बहुत शानदार लगती है इंडिया के बारे में। इंडिया इज द नंबर 1 सेकुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे देखो पादरी आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में नोवेल्टी, इनसे भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, इनसे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और इनसे भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। तो जो मीटिंग बुलाई गई थी वो आफ्टर 175 ईयर्स के बाद में बुलाई गई थी, जो लास्ट टाइम हुई थी 1614 में। सोचो 175 साल से स्टेट जनरल की मीटिंग ही नहीं बुलाई। अ रेयर पॉलिटिकल इवेंट विद अ ह्यूज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। पूरे फ्रांस में, पूरे पेरिस में हल्ला हो गया कि भाई साहब स्टेट जनरल की मीटिंग आने वाली। क्यों? एक तरीके का डेमोक्रेटिक सेटअप है। अब जैसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई, अब स्टेट जनरल में भी एक प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से स्टेट जनरल नेशनल असेंबली में बदल जाएगी। ध्यान रखना, स्टेट जनरल किस में बदलेगी? नेशनल असेंबली में बदलेगी। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट में 300 मेंबर थे और थर्ड स्टेट में 600 मेंबर थे। इस स्ट्रक्चर को याद रखना। यहाँ से एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब जो थर्ड स्टेट है वो कहाँ पे खड़ी रहेगी? पीछे खड़ी रहेगी। और इसमें ना तो कोई पीजेंट था, ना ही कोई फीमेल थी। मतलब तो जो क्या इक्वलिटी है इस देश में, फीमेल को तो कुछ वैल्यू दे ही नहीं रखी इन्होंने। और फिर भी आप देखोगे कि 1944 या 46 तक फ्रांस में फीमेल्स को कोई राइट था ही नहीं, कोई वोटिंग राइट नहीं है इस कंट्री में। आज की डेट में हम बोलते हैं यार फ्रांस तो बड़ा मॉडर्न है, यूरोप तो मॉडर्न है। भाई नहीं, मॉडर्न नहीं है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने आज़ादी के बाद से अपनी 100% पॉपुलेशन को पॉलिटिकल राइट दिए थे, वोटिंग राइट दिया था। ये कौन है हमको बताने वाले? तो यहाँ पे आप देखो कि 300 मेंबर हैं और 600 मेंबर्स हैं थर्ड स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि ये अगर हर पर्सन के पास में एक वोट होता है ना, तो थर्ड स्टेट जीत जाता है ना, क्योंकि ये तो 600 वोट डालते, इससे 300 वोट डालते। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे सिस्टम ये था कि पर स्टेट के पास में एक वोट की पावर थी, यानी फर्स्ट स्टेट एक वोट डालेगा, सेकंड स्टेट एक वोट डालेगा और थर्ड स्टेट एक वोट डालेगा। यानी हर कंडीशन में थर्ड स्टेट के पास में पावर नहीं थी। अब अगर टैक्सेशन पे वोटिंग होती तो पहला वोट तो यही था कि क्या फर्स्ट और सेकंड स्टेट पे टैक्स लगना चाहिए। तो ये तो बोलते नो, ये बोलते नो, ये बोल देते यस। तो फेवर में किसके रहता? फर्स्ट स्टेट के, सॉरी, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के उस फेवर में रहता। अब दूसरा जब प्रोविजन रखा जाता कि क्या थर्ड स्टेट पे टैक्स इंक्रीज होना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेट बोलता यस, सेकंड स्टेट बोलता यस, थर्ड स्टेट बोलता नो। तो ये भी एक्ट पास कर दिया जाता। लुई 16 का यही प्लान था कि दुनिया को लगेगा कि स्टेट जनरल ने टैक्स बढ़ाया है, बट इन रियल टर्म्स जो पावर थी वो केवल और केवल फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के हाथ में थी, क्योंकि दोनों स्टेट, सारी स्टेट्स के पास में एक एक वोटिंग राइट था। अब थर्ड स्टेट ने डिमांड कर दी पर पर्सन पर वोट, यानी जितने आदमी आपके स्टेट से आ रहे हैं आपको सबको एक वोट देना पड़ेगा। और राजा ने बोल दिया नहीं, क्योंकि याद करो, क्योंकि जो आपका क्या है थर्ड स्टेट है उसमें 600 मेंबर है। अगर पर पर्सन को एक वोट मिलता तो उनके पास में 600 वोट होते, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास में क्या होता? केवल और केवल 300 वोट होते। तो जो टैक्स का फेवर होता वो थर्ड स्टेट के पास में जाता। और राजा ने क्या कर दिया? साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड स्टेट बोली ठीक है, स्टेट जनरल खत्म, कोई नहीं बैठ रहा। और सब के सब क्या कर गए? वॉकआउट कर गए, यानी स्टेट जनरल फेल कर गई। थर्ड स्टेट के निकलते ही स्टेट जनरल में कुछ बचा नहीं और डिमांडेड द डेमोक्रेसी क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने क्या बोला? डेमोक्रेसी की डिमांड की और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। उन्होंने बोला कि भाड़ में जाए राजा, भाड़ में जाए स्टेट, हम अपनी सरकार बनाएंगे। और सबके सब कहाँ पे पहुँच गए? टेनिस कोर्ट में पहुँच गए। वहाँ पे एक टेनिस कोर्ट खाली था। उन्होंने बोल दिया कि 20 जून 1789 द टेनिस कोर्ट ओथ, दिस इज़ द वाटर सेड इवेंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री, जहाँ पे थर्ड स्टेट ने मिलके पूरे के पूरे नेशनल स्टेट जनरल को ख़त्म करके नेशनल असेंबली बना दी। और ये दोनों के दोनों मीराव्यू और एवेशियस, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, यू कैन सी दैट, इसके लीडर बन गए। यानी अगर राजा
एक वोट की भी डिमांड मान लेता तो भी फ्रांस की रेवोल्यूशन को रोका जा सकता था। बट लुई 16 हमेशा जनता की पावर को कम करके आंक रहा था। पूरी की दुनिया की आंखें फ्रांस पे थी और विद इन अ वन डे फ्रांस बिकम द डेमोक्रेटिक नेशन। पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं हुआ था, डेमोक्रेटिक नेशन विथ किंग हुआ था, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ साल तक राजा भी सरवाइव करेगा, है ना। पीपल चेयरिंग द रॉयल अथॉरिटी। उन्होंने बोला कि राजा, हमने आपको डिमांड रखी, आपने हमारी डिमांड नहीं मानी, आपकी जो स्टेट जनरल है वो जाए जहन्नुम में, हम लोग टेनिस कोर्ट में जाके नेशनल असेंबली बना देंगे। यानी पूरी की पूरी पावर कहाँ पे चली गई, इन लोगों के पास में चली गई। और टेनिस कोर्ट में पूरे फ्रांस के भाग्य को लिख दिया गया, पूरे यूरोप के भाग्य को लिख दिया गया। इस टेनिस कोर्ट ओथ की वजह से ही जर्मनी बनने वाला है, इटली बनने वाला है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला है, सेकंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है और हिटलर आने वाला है। सोचो व्हाट अ सैड इवेंट। इसीलिए हिस्ट्री इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी समझने के लिए, तो लोग फिर आगे बढ़े, क्योंकि रिवॉल्ट और बढ़ने वाला था। क्योंकि 14 जुलाई 1789 को उन्होंने क्या किया, बेस्टाइल को स्ट्रॉम कर दिया और जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया, लैंडलॉर्ड के यहाँ पे अटैक कर दिया। क्योंकि ब्रेड क्राइसिस को कोई भी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। क्योंकि देखो, ब्रेड क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में पैसा तो होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्ट करोगे उसका फ़ायदा पीजेंट को मिलने वाला है, और लुई 16 एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं था। दैट्स अ प्रॉब्लम विद दैट। अब देखो, मॉडर्न इंडिया के कभी आप बजट को देखना, लास्ट टाइम जब मैंने बजट पढ़ा था 1,80,000 करोड़ 1,80,000 की हम फूड सब्सिडी देते हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, हर साल फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी देता है 3 लाख करोड़ की। क्यों? अगर आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा जो खाना है, वो जो भी फूड सप्लाई है वो नीचे चली जाएगी, और आपकी कंट्री को क्या देखना पड़ेगा, क्राइसिस देखना पड़ेगा बेटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। यानी टेनिस कोर्ट के बाद में भी लगातार प्रॉब्लम हो रही है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आपको 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कि डेट देखिए 20 जून है, टेनिस कोर्ट ओथ ली है, और उसके बाद में जाके उन्होंने क्या किया है, स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल किया है। पूरे के पूरे फ्रांस में पंगा होने लगा, है ना। जब पंगा होने लगा तो एंड ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। पूरे पूरे फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम को एंड कर दिया गया। व्हाट इज द फ्यूडल सिस्टम? जस्ट इमेजिन, ये एक ब्लेज है। अब ब्लेज में एक पर्सन बैठेगा जिसको हम बोलेंगे फ्यूडल लॉर्ड, ऊपर होगा किंग। ये फ्यूडल लॉर्ड को अपॉइंट करेगा किंग। अब इस गांव में जितने भी फार्मर हैं, जितने भी मैं पॉइंट में, ये सब फार्मर हैं, ये सारे के सारे फार्मर्स के गुलाम बन जाएंगे। ये इसकी मर्जी के बिना इस गांव को नहीं छोड़ सकते। इवन सम कंडीशन में तो अगर शादी भी करेंगे तो फ्यूडल लॉर्ड की मर्जी से करेंगे। ये इन सबसे टैक्स लेगा, और टैक्स लेके किसको देगा, किंग को देगा। तो पहली तो ट्रांसफर क्या हो रहा है, टैक्स कर रहा है, और दूसरा ये किंग को आर्मी की सप्लाई कर रहा है। अब ये जो फार्मर्स है ना, इनकी बड़ी मट्टी खराब है बेटा। क्यों? एक तो लगातार पैसा देना पड़ रहा है, और उसके बाद में बेकार और करनी पड़ रही है। कोई अच्छा फार्मर है तो फ्यूडल लॉर्ड बोल दो कल ला के मेरा पलंग बना जियो, बदले में कुछ मिला नहीं, बेचारा पूरे दिन अपनी आरे को चला रहा है। कोई अच्छे कपड़े बनाते चले चल फ्री में कपड़े दे दिए, नहीं, पूरी की पूरी इनकी सत्ता चल रही है। अब मैं आपको कुछ ही बताऊँ, फ्यूडल सिस्टम खत्म करने में इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी बहुत बड़ा आता है। क्योंकि जब तक ये लोग फ्री नहीं होंगे ना, जब तक ये लोग, ये जितने भी आप पॉइंट देख रहे हो, ये लोग इंडस्ट्री में नहीं जा पाएंगे। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्री में भी मजदूरों की जरूरत थी। दैट्स द पॉइंट। तो फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, यानी इस फ्यूडल लॉर्ड को ही खत्म कर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो है यूरोप में फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करना। 4 अगस्त 1789 फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश्ड, टैक्स एंड प्रिविलेज एंड, और चर्च की ज़मीन को ले लिया गया। सोचो, 3 सबसे बड़ी चीज़ें 4 अगस्त को इन्होंने कर दी, केवल और केवल आफ्टर 20 डे ऑफ स्टॉर्मिंग बेस्टाइल। 4 अगस्त 1789 द फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश्ड, टैक्स एंड प्रिविलेजेस एंडेड। उन्होंने बोला कि इस सोसाइटी में नो वन हैव अ प्रिविलेज, एवरी सिंगल पर्सन हैव अ राइट टू लिव इन द इक्वल वे। दैट्स इज द पॉइंट। तो इसके साथ साथ आपको समझ में आएगा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है लगातार आगे बढ़ रही है। अभी राजा मरा नहीं है, गिलोटिन नहीं किया, राजा पेरिस में बैठा हुआ है, बट इतनी सारी चीज़ें होने लगी।
द बिगिनिंग ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक फ्रांस, एक नई सुबह हो रही है फ्रांस में। फ्यूडल सिस्टम खत्म। सोचो 5 अगस्त का दिन उन किसानों के लिए क्या शानदार दिन रहा होगा, जिनके फ्यूडल लॉर्ड्स को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि किसानों ने भी बहुत ज़्यादा किया था। अब आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन में फ्रॉम प्रोटेस्ट टू पावर पीपल चेंज द सिस्टम, क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट से क्या आई, पावर आई और पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होगी, जैसे एक तो है किंग, अगर केवल केवल किंग काम कर रहा है तो मैं इसको बोलूंगा मोनार्की। अगर मैंने यहाँ पे किंग की पावर को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बना दिया, तो आई कैन से दैट दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्वेश्चन उठता है कि क्या किंग के साथ डेमोक्रेसी हो सकती है? आंसर है हाँ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका यूके, क्योंकि यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विद किंग है, क्योंकि वहाँ पे एक राजा रानी का शासन अभी भी है। ठीक है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की समझ में आ गया होगा। दिस इज द रूल वेयर द किंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन कैन एग्जिस्ट टुगेदर। किंग की पावर को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। उन्होंने क्या किया, किंग की पावर को लिमिट कर दिया कि राजा जी अब आप सुन लीजिए हमारी बात, कि आपकी पावर तो है बट आपकी पावर लिमिटेड है, आप इस एरिया के बाहर नहीं जा पाओगे। नो लॉन्गर इन द वन हैंड। उन्होंने क्या किया, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पावर शेयरिंग में जब आप जाते तो आप पढ़ते कि पावर शेयरिंग किस तरीके से होती है, 3 तरीके से होती है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जुडिशरी बना दी, उन्होंने क्या किया, लेजिस्लेचर बना दिया, उन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूटिव बना दिया। इसका काम है जस्टिस करना, इसका काम है लॉ बनाना, इसका काम क्या है, लॉ को एग्जीक्यूट करना। इस तरीके से उन्होंने मल्टीपल सिस्टम बनाए। और मल्टीपल सिस्टम्स में तुमको ये समझना पड़ेगा कि राजा की पावर कम होने लगी। अब राजा को तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्की को एंड कर दिया गया कि राजा जी ऐसा नहीं कि रात को तुम्हारे सपने में आएगी टैक्स बढ़ा दोगे तो टैक्स बढ़ा दोगे, अब आपको हमारे से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पावर को क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर कोई राजा है जिसकी अच्छी खासी पावर रही हो, क्या उसको ये चीज़ पसंद आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो राजा क्या करेगा, बाहर के लोगों से, बाहर के राजाओं से ना एक ग्रुप बनाएगा कि भाई साहब ऐसा है, मेरी तो पावर चली गई, आपके लिए जनता भी है, उसकी भी सेम कंडीशन है। अगर उन्होंने फ्रांस से इंस्पिरेशन लेके ये काम कर दिया तो आप भी मारे जाओगे। तो सबसे बेस्ट है आप मेरी हेल्प करो, इस क्रांति को दबा दो और हम सिंपली क्या करेंगे, हम अपना पुराना सिस्टम इस्टेब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो यूरोप है वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। कभी ओल्ड रिजीम आएगी, फिर न्यू रिजीम आएगी, फिर ओल्ड रिजीम आएगी, फिर न्यू रिजीम आएगी, लास्ट में फ्रांस आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, अब सेपरेशन में पावर किया गया क्या, कि लॉ मेकिंग के लिए एक लेजिस्लेचर बनाया गया, एग्जीक्यूटिव हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट द लॉ, एंड जुडिशरी बनाई गई जिसका काम था जस्टिस करना। यानी जितने भी राजा के काम थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सोचो, जॉन लॉक, रूसो, वोल्टेयर, वो ये चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि जनता का काम है लड़ाई करना। लड़ाई करने के बाद में क्या करना है वो तो आपको थिंकर्स ही बताएंगे ना बेटा। तो थिंकर्स ने बता दिया कि बेटा इस तरीके से काम करो, तुम पावर का डिवीजन करो लगातार। अब पावर का डिवीजन जब होता गया तो लोगों के हाथ में क्या आने लगी, समझ में आने लगी कि भाई साहब अब तो एक कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें एक आदमी के हाथ में पावर ही ना हो। तो ये सिस्टम हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, नेशनल असेंबली बनाई गई जिसका काम क्या था, मेक लॉ। स्टेट जनरल नेशनल असेंबली में बना और स्टेट नेशनल असेंबली लॉ बनाने लगी। और नेशनल असेंबली को इलेक्ट करने के लिए उन्होंने इनडायरेक्ट सिस्टम बनाया गया, जिसको सिटीजन को क्या बनाया गया, इलेक्टर्स बनाया गया। और वो इलेक्टर किसको चूज करते थे, असेंबली को। अभी भी 100% वोटिंग राइट नहीं है बेटा। इन्होंने सिटीजन्स को 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन वो थे जो टैक्स दे रहे थे, पैसिव सिटीजन वो थे जो टैक्स नहीं दे रहे थे। तो जो टैक्स नहीं दे रहे थे उनको वोटिंग राइट नहीं था, जो टैक्स दे रहे थे उनको वोटिंग राइट था। यानी नेशनल असेंबली में पार्शियल इलेक्शन की बात शुरू हुई। ठीक है, फीमेल को कोई वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, पीजेंट थे गरीब उनको कोई वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। केवल और केवल जो अमीर लोग थे जो टैक्स भर रहे थे उनको वोटिंग राइट दिया गया। पीपल गॉट द लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब एक्टिव और पैसिव सिटीजन के लिए कुछ उन्होंने एलिजिबिलिटीज रखी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अ मैन, नो फीमेल अलाउड, 25 ईयर प्लस होना चाहिए, टैक्स पेड करना चाहिए, उसको क्या होगा, राइट टू वोट होगा। पैसिव सिटीजन्स में थे वुमेन्स एंड अदर, यानी कितनी भी अमीर महिला हो, वो कितना भी टैक्स भरे, उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। क्योंकि फीमेल को यूरोपियन सोसाइटी में मॉडर्न टाइम के अलावा कभी भी राइट नहीं मिले बेटा। इस टाइम पे कोर्ट में ये प्रोविजन था कि अगर एक मेल गवाही देगा तो उस मेल की गवाही को काटने के लिए 2 फीमेल की गवाही लगेगी। यानी
फीमेल्स हैव अ राइट टू बिकम अ हाफ सिटीजन। रोड पे निकलने के लिए गार्जियन की ज़रूरत थी, और गार्जियन एक छोटा सा बच्चा भी हो सकता है। बच्चा रो रहा है तो फीमेल ने अपने गार्जियन की कान पे रख दिया कि चल चुपचाप चल, कोई टॉफ़ी नहीं खरीद रहा। तो दिस इज़ द कंडीशन। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि फीमेल्स की तो भैया हालत ख़राब थी फ्रेंच सोसाइटी में। और सोचो हमारे यहाँ कादम्बिनी गांगुली 1889 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाषण दे रही हैं। सरोजनी नायडू हो गई, और भी मल्टीपल फीमेल्स हैं। तो दिस इज अ बिग डील अबाउट अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये आपको समझ में आया कि एक्टिव और पैसिव सिटीजन में बांट दिया गया। उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, उन्होंने बोला कि अब हम देंगे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड नेचुरल एंड। ये एक तरीके से नेचुरल है, इसको कोई आपसे ले नहीं सकता, एलिनेट नहीं कर सकता, इनएलिएनेबल है ये। लगातार इन राइट्स को जो नेशनल असेंबली में दिया है उनको आपसे कोई भी नहीं ले सकता, बिकॉज दे आर द नेचुरल राइट्स, फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी लेट। यहाँ से लोगों के राइट्स की बात होगी। ऐसा नहीं कि फ्रांस पहली कंट्री है जहाँ राइट्स की बात हुई है, इससे पहले यूएसए में भी राइट दिए जा चुके हैं। बट यूएसए की कहानी अलग है, क्योंकि यूएस की क्रांति ने पूरी दुनिया को इतने अच्छे तरीके से इफेक्ट नहीं किया जितना ज़्यादा चेंज फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किया। ये चीज़ अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन्स के बारे में। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, वॉर सिचुएशन। अब जो लुई 16 है ना, उसने क्या किया, और राजाओं से सीक्रेटली नेगोशिएशन शुरू किया, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वो जो नेगोशिएशन कर रहा था वो पर्शिया और ऑस्ट्रिया यहाँ के राजाओं से कर रहा था। जैसे ही ये फ्रांस की नेशनल असेंबली को पता पड़ा, उन्होंने बोला कि इनके खिलाफ भाई लड़ाई कर दो, और लोगों ने इंडियन आर्मी भी ज्वाइन कर ली। सारे के सारे लड़ाई कर रहे थे अपने फादरलैंड के लिए। इंडिया इज द ओनली कंट्री यहाँ मदरलैंड होता है, मम्मी का देश, यहाँ फादरलैंड है। क्यों? मम्मी की तो वैल्यू ये समझती नहीं थे। तो जब सारे लोगों ने ज्वाइन किया तो बेटा वहाँ पे फ्रांस दोनों देशों से लड़ाई जीत गया। देखो, जो राष्ट्रीयता होती है, जो नेशनलिज्म होता है, जो पेट्रोइज्म होता है ना, कितना पावर है, समझे। तो इसी तरीके से आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि पूरी की पूरी जो फ्रांस की जनता है उसने 2 लड़ाइयाँ जीत दी, और उसके बाद में समझ में आया कि फ्रांस पूरे यूरोप का भाग्य बदलने वाला है। बट जैसी लड़ाई हुई तो उसमें क्या हुआ, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट्स को और बढ़ा दिया कि अब तो भैया अपने देश को बचाना पड़ेगा, बाहर के लोग भी इंटरफेयर कर रहे हैं। क्योंकि अब जो बात चल रही थी ना बेटा, वो केवल और केवल किसकी चल रही थी, अब तक तो देश की चल रही थी, अब देश के ऊपर और भी देश हमला कर रहे हैं। तो ये अब जैसी नेशनलिज्म का राइज हुआ तो आपको समझना पड़ेगा पेट्रोइज्म का जो राइज है वो है 1792 से लेके 93 तक। वॉलंटियर्स ने क्या किया, ला मार्शलिस, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है प्लीज़ देख लेना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी हिली हुई है ना। तो उन्होंने इसको गाया, जो बाद में आकर फ्रांस का नेशनल एंथम बना। और प्यूपल वर्सेस किंग, एक तरीके का इस तरीके से सीन बनाया गया कि जनता और राजा के बीच में क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है, ठीक है। जो नेशनलिज्म था वो इसके बाद में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम थी 1792 से लेकर 93 तक, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि वॉर में लगातार पैसा डालना पड़ रहा था। फूड स्टोरेज की भी प्रॉब्लम हो रही थी। वुमेन जो थी वो फैमिली को भी मैनेज कर रही थी, लाइवलीहुड को भी मैनेज कर रही थी। क्योंकि देखो जब लड़ाई होती है ना, तो सिंपली जो मेल होते हैं वो तो लड़ाई में चले जाते हैं, तो जो फीमेल होती है ना उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए उन्होंने सिंपली क्या किया, उन्होंने घर को भी संभाला और घर के लिए जो कमाना था उसको भी संभाला, क्योंकि लाइवलीहुड मीनिंग था कि आप घर के लिए क्या कमाते हो। नेशनलिज्म बिकम स्ट्रॉन्गर। फ्रांस की जनता झुकी नहीं, उन्होंने क्या किया, इसको और स्ट्रॉन्ग किया। अब पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए। अब देखो पॉलिटिकल क्लब से थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि लोगों को क्या लगा था कि जैसी नेशनल असेंबली का शासन आएगा राम राज्य प्रजा सुखी हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। और उन पॉलिटिकल क्लब्स में डिस्कशन होने लगा कि आप इस चीज़ को और किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे फेमस क्लब बना जैकोबियन क्लब, और जैकोबियन क्लब फ्रांस की इतिहास के सबसे वी कैन से द
दिस इज़ द रेन ऑफ टेरर। एक ऐसा फेज आने वाला था जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली थी। इसमें थे वर्कर, आर्टिशंस एंड स्मॉल शॉपकीपर्स, यानी छोटे तबके के लोग आ रहे थे। कॉमन पीपल बिकम द पॉलिटिकली एक्टिवेट। लोगों ने क्लब ज्वाइन करके उनको क्या लगने लगा कि हमने पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया है। वैसे भी हम इस लेक्चर को ज़्यादा खींचेंगे नहीं क्योंकि 30 मिनट तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो लीडर था दैट्स कॉल्ड द रॉब्सपियर, और उसके जो मेंबर्स हैं उनको किया बोला जाता था सैन क्लॉड्स। इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वो क्या करते थे, लॉन्ग ट्राउजर्स पहनते थे और रेड कैप पहनते थे। जो रेड कैप है दिस इज द सिंबल ऑफ लिबर्टी। रॉब्सपियर्स ने जैकोबिन क्लब बनाया और रेवोल्यूशन बिकम द मोर रेडिकल। रेवोल्यूशन जो थी और ज़्यादा रेडिकल हो गई। और रेडिकल का मतलब क्या होता है, रेडिकल का मतलब होता है कि यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन होगा, मार धाड़ होगी, खून खराबा हो गया। तो दिस काइंड ऑफ अ थिंग गोइंग टू बी सीन। रॉब्सपियर के शासन में ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब ये क्या करेंगे, नेशनल असेंबली को टॉपल कर देंगे। फॉल ऑफ द मोनार्की 10 अगस्त, है ना। 10 अगस्त को क्या किया, जो राजा का किला था उसको क्या कर दिया, गिरा दिया गया। किंग को अरेस्ट कर दिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। और सबको क्या दे दिया गया, वोटिंग राइट दे दिए गए। जैकोबियन क्लब्स के लोगों ने ये पंगा फैलाया था। राजा को बिल्कुल हटा दिया गया, बिल्कुल जेल में डाल दिया गया। मोनार्की लॉस्ट पावर कंप्लीटली। लुई 16 भाग के जा रहा था, उसको पकड़ा और गिलोटिन कर दिया। गिलोटिन क्या होता था, एक मशीन होती थी, उसके ऊपर से ब्लेड आता था और सिर अलग हो जाता था। ऐसा हज़ारों लोगों के साथ में होने वाला था। जो भी पर्सन रॉब्सपियर के खिलाफ जाएगा, उसका सिर काट दिया जाएगा। दिस इज़ अ क्वाइट सिंपल थिंग। लास्ट में लोग रॉब्सपियर से इतना परेशान हो जाएंगे वो उसका ही सिर काट देंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम द रिपब्लिक। ये जो टाइम है 1792 के से लेकर 93 का, ये एक तरीके का ट्रांजिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से लेके पूरी तरीके से रिपब्लिक बनने का। क्योंकि यहाँ पे राजा को मार दिया जाएगा, जब राजा नहीं रहेगा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो रहेगा पर मोनार्की नहीं रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, न्यू असेंबली, जिसको कन्वेंशन बोला गया, उसको क्रिएट किया गया और उसमें मोनार्की का कुछ लेना देना था ही नहीं। बोले राजा जी गए, राजा जी की बातें भी गई और फ्रांस बिकम रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। गणतंत्र एक ऐसा तंत्र जिसको जनता चलाने वाली थी। और 21 जन 1793 किंग को गिलोटिन कर दिया गया। क्वीन को ये साथ में भी ऐसा किया। और सारे के सारे यूरोप के राजा को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये इसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो अब यहाँ से जो यूरोपियन किंग्स हैं वो किसके खिलाफ बात करना शुरू करेंगे, फ्रांस के खिलाफ बात करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे राइज ऑफ रिपब्लिक होगा। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा नेपोलियन आएगा और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी आप इसमें रीड करोगे। तो यहाँ पे हम कल पढ़ने वाले हैं द रेन ऑफ टेरर या रेजिन ऑफ टेरर, जो भी आप इसको बोलना चाहें, मोस्ट वायलेंट फेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज के लिए इतना बहुत है और वेरी सून हम इसका रिवीजन सीरीज शुरू कर देंगे और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ एंड क्वेश्चंस की डिस्कस करके यू विल बिकम मास्टर इन दिस टॉपिक, ठीक है ना। देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ, समटाइम जब आप पूरा 38 या 40 मिनट तक बोलते रहते हो तो आपकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है प्रोनाउंसिएशन में। देखिए मेरा फुल टाइम केवल लेक्चर बनाने का काम नहीं है, आई एम अ प्रोफेशनल टीचर ऑल्सो। मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ एंड आई यूज टू डू माई स्टडी ऑल्सो। दिस इज़ ऑल अबाउट, थोड़ा बहुत तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं, टाटा बाय बाय।